हेलो एवरीवन। हमारा ये सेकंड वीडियो है दिल्ली सल्तनत सीरीज़ का एमपीपीएससी मेंस 2019 और 20 के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। इसके कौन से आंसर्स बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि इसका पार्ट 1 भी हमने बनाया है, तो आप पार्ट 1 जाके एक बार देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिए, तो आप देखिए पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 भी देख लीजिए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन तीनों डायनेस्टी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ये डायनेस्टी कौन सी है, कौन से मेजर किंग्स थे इस डायनेस्टी की। तो पहली है तुगलक डायनेस्टी। एक बार ये दिल्ली सल्तनत का एरा देख लेते हैं, जो है स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। स्लेव, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक्स, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। तो हमने स्लेव में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही, खिलजी भी डिस्कस कर चुके हैं। तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है गियासुद्दीन तुगलक। तो इनको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये इस डायनेस्टी को कैसे इवॉल्व हुई है डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के पहले जो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट फेमस रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी फेमस बिकॉज इन्होंने एक्सपीडिशन भी बहुत सारे किए हैं और इनकी खुद की किंगशिप पॉलिसी थी। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे किए हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए हैं। तो ही वॉज अ फेमस गाय। But after his death or in the later stages of his life, when he was ill, at that time there was not a concrete polity at that time कि कौन से ऐसे किंग है जिसको बनाया जाए। उत्तराधिकारी के लिए खोज की जा रही थी। तो इनके कुछ बेटे हैं, जैसे खिज्र खान was his son, शहाबुद्दीन इनके बेटे थे, और इनके एक बेटे थे मुबारक शाह। इनमें मुबारक शाह फेमस किंग है, वो भी थोड़े से ही फेमस है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर, जो आपको पता होगा, मलिक काफूर जो इनके हेड ऑफ द मिलिट्री थे, सदर्न एक्सपीडिशंस में इन्होंने मदद करी थी। तो मलिक काफूर जो थे, उनके पैट्रोनेज में मुबारक शाह को पहले उनके पैट्रोनेज में मुबारक शाह को किंग बनाने की बात चली। लेकिन मुबारक शाह के पहले शहाबुद्दीन को राजा बनाया गया। तो शहाबुद्दीन कुछ समय तक रहे और शहाबुद्दीन के बाद उनकी डेथ हो गई। शहाबुद्दीन के बाद मलिक काफूर वांटेड कि भाई वो किंग बने, लेकिन वो किंग कंप्लीट नहीं हो पाया। शहाबुद्दीन के बाद मुबारक शाह बन गए, राइट। खिज्र खान इनके बेटे थे अलाउद्दीन के, वो नहीं बन पाए। मुबारक शाह जो थे उन्होंने मलिक काफूर को मार दिया। और उसके बाद एक वजीर है इनके, खुसरव खान, वो मुबारक शाह के बाद किंग बने। तो बहुत कंक्रीट पॉलिटी नहीं है और आपको ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। खुसरव खान के बाद, खुसरव खान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि खुसरव खान की जो मदर थी, शी वॉज फ्रॉम गुजरात। ये लोग नहीं चाहते थे कि खुसरव खान राजा बने। तो उसके बाद एक सूबेदार है गाजी मलिक, इन्होंने इनको ओवरकम किया और गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक के नाम से फेमस हुए और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तुगलक डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं तीनों किंग के बारे में। ये 3 इंपॉर्टेंट किंग हैं। उसके बाद भी बहुत सारे राजा हैं छोटे मोटे, जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक। तो इनका जो टाइम पीरियड है, 5 साल सिर्फ रूल किया इन्होंने। और इनको गाजी तुगलक, गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जाना जाता था, राइट। पोस्टल सर्विसेज बहुत अच्छी थी इनके समय, ये आप पढ़ सकते हैं। तुगलकाबाद सिटी इस्टेब्लिश हुई है। निज़ामुद्दीन औलिया से इनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे। एक बार ये दिल्ली से बाहर गए और अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत है उनको संदेश भिजवाया कि आप दिल्ली खाली कर दीजिए। इन्होंने मना कर दिया दिल्ली खाली करने के लिए। उन्होंने अपना एक संदेश भेजा, उसमें लिखा था इन्होंने, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और ये रास्ते में कहीं रुके और इनकी डेथ हो गई, तो ये दिल्ली पहुंच नहीं पाए। तो ये एक फेमस कोट है जो आज के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में और हमें जो पढ़ना है वो चीज़ें पढ़नी कि इन्होंने क्या क्या एक्सपीडिशंस किए थे। तो थोड़ा बहुत हार्डली 3 मार्कर के बारे में इसमें आ सकता है कि वारंगल का एक्सपीडिशन था, उड़ीसा का था। मंगोल्स के ऊपर भी इन्होंने एक्सपीडिशन किया था और बंगाल के ऊपर भी इन्होंने अपनी विजय पाई थी, बंगाल का जो एरिया था। नेक्स्ट है इनके जो फेमस वर्क है। तो वर्क के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है, मतलब वही जो बेसिक जो किंग करते हैं वो सारे काम इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके बाद इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनका बेसिक नाम था जूना खान, और कई जगह उलुग खान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बचपन के टाइम पे ही वॉज ब्रॉट अप लाइक अ सोल्जर और ही वॉज अ वेरी लर्नर्ड पर्सन। तो जब इनके बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अपने फादर को मार दिया और अपनी राजगद्दी हत्या ली। तो जब ये किंग बने, तो अब लोगों को ऐसा था कि जैसा हमने देखा है महाजनपद एरा में
कि पैट्रिसिडल डायनेस्टी कहलाती है, अजातशत्रु है, उन्होंने अपने पिताजी को मारा था बिंबिसार को, तो वैसा कुछ ना हो इसलिए इन्होंने 40 दिन तक राजगद्दी नहीं हथियाई, मतलब किंग नहीं बने, कॉरोनेशन नहीं किया। जब ये थ्रोन में अपने आए तो इन्होंने शुरू के जो 10 साल हैं, 10 ईयर्स जो हैं, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया है, बहुत सारी पॉलिसीज़ पे काम किया है। इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। दिल्ली का सबसे ज़्यादा एनालाइज किए जाने वाले राजा हैं ये। प्रैक्टिकल विजडम इनके इसमें लैक था बट विजनरी थे। इनको इल स्टार्ड आइडलिस्ट किंग भी कहा जाता है, दैट पॉलिसीज वर द बेस्ट बट स्टार डिडंट फेवर्ड हिम। ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, ही वॉज वेरी लाइक अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहते थे, बट एट दैट टाइम द सिस्टम वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स। ही वॉज सन ऑफ गयासुद्दीन, किल्ड हिम। हिज ओरिजिनल नेम वॉज जूना खान, राइट। और इनके समय उलुग खान टाइटल है। इब्न बतूता आए हैं मोरक्को से, इनको काजी, दिल्ली का काजी बना दिया गया था। उसके बाद इनको चाइना भेज दिया गया था एम्बेसडर बना के। 23 प्रोविंस थे और काफ़ी बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कनकर कर रखा था। एमपी के प्रोस्पेक्ट में धार का जो फोर्ट है वो इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसके कारण ये फेमस हुए, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो हर साल एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिसीज़ या डिसीजन इनके थे। तो बेसिकली इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, पेपर पेन में बहुत अच्छी लग रही थी कि पॉलिसी बहुत बढ़िया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करते वक्त इनकी पॉलिसीज़ ख़राब हो गई। जैसे सबसे पहले दिल्ली से कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट करना चाहते थे, तो दौलताबाद जो था वो देवगिरी था, उसका नया नाम इन्होंने रखा। 1500 किलोमीटर दूर था दिल्ली से। वहाँ पर ये मंगोल के इन्वेजन से बचने के लिए, इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये वहाँ पर अपना कैपिटल शिफ्ट करना चाहते थे। तो ये नहीं हो पाया और लोग डिससेटिस्फाई हो गए, रिचेस डिससेटिस्फाई हो गए, नोबल्स डिससेटिस्फाई हो गए और वापस इनको दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो रेवेन्यू लॉस हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ, एवरीथिंग। सो ये काफ़ी ज़रा लॉस हुआ, बट एक अच्छी चीज़ हुई कि देयर वाज अ एक्सचेंज ऑफ कल्चर बिटवीन नदर्न एंड सदर्न इंडिया। टोकन करेंसी लेके आए पूरी दुनिया में। सिल्वर खत्म हो गया था, कम हो गया था, तो सिल्वर की जगह इन्होंने अपने खुद के कॉपर एंड ब्रोंज के कॉइन्स बनाए जो सिल्वर को रिप्लेस करने लगे। ऐसे कॉइन्स को टंका या टंकास कहा जाता है। जो तंका और तंकास थे, लोगों ने घर में अपनी तंकाशाला बना ली, घर में खुद कॉइन्स बनाने लगे लोग, तो इससे बहुत सारा नुकसान हुआ, काउंटरफिट करेंसी बढ़ गई। तो ये भी इनके इल इफेक्ट्स है। फिर उसके बाद दोआब रीजन जो गंगा यमुना दोआब है, वहाँ पर टैक्स लगा दिया गया। जब टैक्स लगाया तो टैक्स, उस समय फेमाइन का भी दौर चल रहा था, ड्रॉट चल रहा था, तो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे, तो फिर डिसकंटेंट हो गया लोगों के पीछे, तो ट्रेजरी का भी लॉस हुआ, टैक्स भी मिला नहीं। एग्रीकल्चर के लिए तक का भी लोन्स इन्होंने दे दिए। ये लोन्स जो ऐसे थे जो लोगों को एग्रीकल्चर सीड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए दिए जाते थे लोन, ये लोन भी बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो गए। फिर कुछ एक्सपीडिशंस के बारे में सोचा इन्होंने। पहले खुरासन एक्सपीडिशन के बारे में सोचा, तो सेंट्रल एशिया में इस समय पॉलिटिकल वैक्यूम था, तो सोचा एक बड़ी आर्मी बनाते हैं और आर्मी एक्सपीड करेगी, हम जीतेंगे, हमारा एम्पायर एक्सपेंड होगा, लूट करेंगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। आर्मी तो बना दी 3,70,000 सोल्जर्स की, और वो कभी एक्सपेड कर ही नहीं पाए। और जब एक्सपीड कर नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वापस पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी वो वापस ठीक हो गई सेंट्रल एशिया में, और उनका खर्चा सब चीज़, इससे भी डिस्कंटेंट और ट्रेजर का लॉस हो गया। फिर कराचील का एक्सपीडिशन है, ये जो है वो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर एक्सपीडिशन करना चाहते थे। तो वहाँ एक्सपीडिशन ये था कि उनका मेन गोल तो तिब्बत और चाइना को कनकर करना था। लोगों को भेजा वहाँ पे, सिर्फ 3 सोल्जर आए, तो इससे इकोनॉमिक मिलिट्री लॉस हो गया। साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन किया, बट इट वाज ऑल स्कैटर्ड एक्सपीडिशन, और इसकी वजह से एम्पायर डिसइंटीग्रेट भी हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से, और ये पॉलिसी कुछ थ्योरीज पे बेस्ड से इन्होंने डिविनेशन ऑफ द किंग के बारे में भी कहा, इन्होंने इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी प्रायोरिटाइज करी, राइट। ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक किंगशिप अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द किंगशिप थ्योरी ऑफ मोहम्मद सिंह तुगलक, तो ही वाज अ वेरी टॉलरेंट ओवर अदर रिलीजन, but he told about divination of the king. He had good ambassadors with China, Iraq, etc. मेन क्वेश्चन जो आता है उनकी 7 पॉलिसीज या जो पॉलिसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के रूप में और एक्सपीडिशंस के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। सो आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक द नेक्स्ट केम हिज कजन, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। बट व्हेन फिरोज शाह तुगलक वॉज अपॉइंटेड, उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बिकॉज देर वॉज लॉस ऑफ ट्रेजरी, देर वॉज डिसकंटेंट अबाउट मैनी लाइक सेक्ट्स, जैसे एम्पायर के अंदर रिचेस जो थे वो भी परेशान थे, मिलिट्री भी परेशान थी, उलेमास जो हमने पहले पढ़ रखा है, उलेमास भी डिसकंटेंट था उनके, क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उलेमास भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने बहुत सारी समस्याएं थी।
राइट। ही वॉज कजन ऑफ मोहम्मद तुगलक और बहुत कठिन समय पे ये बने थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी। इनके बारे में और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये सारे जो है इनको कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने सेटिस्फाई किया है और यही इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इनके बारे में पूछा क्या जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से एक्सपीडिशंस किए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कौन से सोशल वेलफेयर मेजर्स फिरोज शाह तुगलक ने लिए हैं, रिलीजियस पॉलिसी क्या क्या थी फिरोज शाह तुगलक की, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या काम किया है, पहला फार्मर्स के लोन वेव ऑफ कर दिए, टैक्सेस जो है उसको रिड्यूस कर दिया 50% से 1/3 तक ले आए, कैनाल्स बना दिए, और जो 24 प्रकार के टैक्सेस थे उसको एबॉलिश करके जजिया, ज़कात, खमज और खराज लेके आ गए, राइट। तो 28 से 4 टैक्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आ सकता है कि कौन से 4 प्रकार के टैक्सेस थे। इरिगेशन टैक्स लगाया, इरिगेशन की बिकॉज फैसिलिटी प्रोवाइड करी। उसके बाद जितने भी स्लेव्स थे सारे इक्तदार्स के, उनके स्लेव्स को बुलाया, सारों को दिल्ली बुलाया और वहाँ पर उनके लिए कारखाने यानी फैक्ट्रीज बना दी। तो 36 नई फैक्ट्री बनाई इन्होंने। इन्होंने बहुत सारे बागान बना दिए, बहुत सारे फार्म्स बनाए इन्होंने। ग्रेप्स के फार्म बनाए दिल्ली के आसपास, 1200 ग्रेप के फार्म बनाए इन्होंने। उसके बाद कैनाल्स बहुत सारी बनाई है। कैनाल है सतलज से हंसी तक जाती है, 200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये उस समय बनी हुई कैनाल है। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री को खुश करने के लिए लीनियज सिस्टम ला दिया मिलिट्री के अंदर। देन उसके बाद उनको कैश के जगह लैंड गिफ्ट देना चालू कर दिया। उसके बाद खमस टैक्स जो था उसमें 4/5 मिलिट्री को दिया जाने लगा। उसके बाद इन्होंने उलेमास को सेटिस्फाई किया, हज में सपोर्ट करके, फाइनेंशियल सपोर्ट किया हज में, और अप्रूवल लिया खलीफा से, और जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था मुस्लिम कल्चर का वो इन्होंने वापस लेके आए। तो कुल मिला के हर एक सेगमेंट में इन्होंने काम किया, हर एक सेगमेंट मुस्लिम ओरिएंटेड काम किया इन्होंने, इस्लामिक ओरिएंटेड काम किया। बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, जैसे दीवान इस्तिबाग, दारुल सफ़ा, दीवान खैराती, कुछ डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हैं। तो ये सब रिफॉर्म्स इन्होंने हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्म्स तो किए बट ओरिएंटेशन इनका मुस्लिम्स की तरफ था। 300 नए शहर बना दिए उन्होंने, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, ये रेड फोर्ट के पास भी इन्होंने एक शहर बनाया है, फिरोज शाह कोटला जिसको जाना जाता है वो भी इनके ही द्वारा बनाए गए। तो डिफरेंट एरियाज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मुस्लिम इन्होंने काम किया। इनके जब सक्सेसर्स की बात की जाती है तो इनके सक्सेसर्स जो है वो कोई भी टिक नहीं पाए, राइट। और इसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। तो इनके बाद बहुत सारे लोग आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तुगलक शाह आए, जफ़र खान आए, प्रिंस मोहम्मद आए, हुमायूं करके आए हैं, और सबसे फेमस है नसरुद्दीन। इनके बाद के जो रूलर्स हैं उनमें नसरुद्दीन इसलिए फेमस है बिकॉज इनके रीन में तैमूर ने इन्विजन किया था। तो अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि तैमूर का इन्विजन क्या इंपॉर्टेंट है। 1398 में तैमूर ने इन्विजन किया था, और इन्विजन करने के पीछे कुछ कारण थे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पता था कि भाई इंडिया में बहुत पैसा है, तो ऑफकोर्स जब पैसा है तो यहाँ पर इन्वेजन बनता है। तो एक इन्वेजन ये रीज़न हो गया। दूसरा इनको प्रोपोगेट करना था, राइट, अपनी डायनेस्टीज़ को, अपने इस्लामिक को प्रोपोगेट करना था, इसलिए भी आए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन करना था अपने एम्पायर का, तो इसलिए भी इन्होंने इंडिया में अटैक किया है। तो तैमूर है कौन? तो बेसिकली तैमूर की बात करेंगे तो ये जो ट्रांस ऑक्सेनिया वाला जो रीजन है वहाँ पर ये इनका बर्थ हुआ था, और चगताई क्लैन के इनके हेड थे इनके फादर। और धीरे धीरे जब तैमूर बड़े हुए तो समरकंद के ये हेड बने, वहाँ के राजा बने। और ही वॉज ही वॉज वेरी विजनरी, और अपने आप को बहुत जगह तक फैलाना चाहते थे, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ये पूरा सारा रीजन इन्होंने कनकर कर लिया, और फिर इंडिया में अटैक किया 1398 में। दिसंबर में इन्होंने अटैक किया था, 17 दिसंबर को, और इंडिया में कुछ दिन रहे ये 1 जनवरी तक, और वापस चले गए, है ना, न्यू ईयर मना के। 1399 को ये दिल्ली छोड़ के चले गए थे। लेकिन इन द मील वाइल इन्होंने बहुत सारे एरिया को लूटा है, और लूट के अपने एक बंदे को यहाँ छोड़ के चले गए जिनका नाम था खिज्र खान। अब खिज्र खान के समय समझ लीजिए क्या इनका इंपॉर्टेंस है और कैसे नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है। तो जब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय तैमूर का इन्वेजन हुआ था, तब 2 कैपिटल्स थी इंडिया में, वन वॉज दिल्ली एंड अनदर वॉज फिरोजाबाद। सो फिरोजाबाद वॉज हेडेड बाय नसरत शाह एंड दिल्ली वॉज हेडेड बाय नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो जब तैमूर ने आक्रमण किया सब भाग गए वहाँ से, राइट। और मल्लू इकबाल करके एक पर्सन है वो वहाँ रुके हुए। तो जब ये लोग सब भाग गए तो जब रिटर्न हुए, खिज्र खान की लड़ाई मल्लू इकबाल से हुई। उसके बाद
दौलत खान करके एक पर्सन है, उसको सारे नोबल्स बनाना चाहते थे कि भाई ये राजा बने, राइट। इस समय देखिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है, टर्किश रूल तो है ही, और बहुत सारे अफगान नोबल्स और रूलर्स हैं जो पावरफुल हैं। तो सारे मिलके किसको, दौलत खान को राजा बनाने चाहते हैं इलेक्ट करके। दौलत खान की लड़ाई खिज्र खान से हुई और दौलत खान डिफीट हो गए और खिज्र खान ने अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनका नाम है खिज्र खान, देन मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो स्टार्ट करते हैं खिज्र खान से। तो खिज्र खान के बारे में ये है कि ही वॉज अ वेरी काइंड जनरस रूलर, ही वॉज लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इनके बारे में फरिश्ता इन्होंने कहा है कि भाई खिज्र खान जो थे वो ही वॉज अ वेरी वाइस एंड जनरस किंग, और अपने शब्दों अपनी बातों पे स्थिर रहते थे। ही वॉज वेरी ट्रू टू हिज वर्ड्स, राइट। इनके बाद इनके बेटे आते हैं, बेटे का नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 13 साल रूल किया, बहुत पीसफुली रूल हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद इन्होंने दिल्ली को कंसोलिडेट करने की मदद करी, नहीं हो पाया। इनके समय बहलोल लोधी जो थे वो सूबेदार थे सरहिंद के, यानी ये जो करंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया वहाँ पर ये सूबेदार थे। तो ये कई बार कोशिश करते थे कि अटैक करें, लेकिन अटैक नहीं कर पाते थे। इनके समय क्या समस्या हुई कि इनका कंट्रोल खत्म हो गया नोबल्स के ऊपर, और जब कंट्रोल खत्म हो गया तो कॉन्स्पिरेंसी हुई और फिर इनकी डेथ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे ही वॉज अ वेरी वीक रूलर, राइट। मोहम्मद शाह के समय ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अथॉरिटी इनकी बहुत कम एरिया तक थी। और उसके बाद मालवा में के रूलर्स ने अटैक किया दिल्ली में, और बहलोल लोधी ने भी अटैक किया इनके समय। नेक्स्ट है आलम शाह जो लास्ट रूलर है इनके समय, ये सबसे आखिरी थे। ही वॉज इनकम्पिटेंट, राइट। और बहलोल लोधी ने दिल्ली में मार्च किया, अपनी पावर स्टैब्लिश करी, और इसके बाद लोधी डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। तो लोधी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट इसीलिए है इस प्रोस्पेक्ट में बिकॉज ये अफगानी रूल्स थे। तो अफगानीज और दिल्ली में थोड़ा सा, अफगानी और टर्किश में थोड़ा सा डिफरेंस है। अफगानीज वर लाइक दे वर देयर ड्यूरिंग द टर्किश रूल, but they were not so dominant, but they had some army, they had got some value, they had got some area which they were ruling. So at that time when Lodi dynasty was started, it was started by Bahlul Lodi, right. So he did many like expeditions. Bahlul was a very great ruler as well. He did expedition to पानीपत, बिहार से पूरा एरिया इन्होंने कनकर कर लिया, जौनपुर को कनकर कर लिया, मालवा को कनकर नहीं कर पाए। बहलुल लोधी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद और भी चीज़ जो इनके समय है वो ये है कि ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी। तो सारों के साथ जितने भी आपके नोबल्स थे उनके साथ ऊपर नहीं बैठते थे अपनी चेयर पे, नीचे साथ में बैठते थे। तो इक्वालिटी के बारे में इन्होंने बात करी है। ही वॉज अ वेरी डिवोटेड मुस्लिम, और नमाज रेगुलरली करते थे, कुरान पढ़ रखी इन लोगों ने। और इसके बावजूद कई हिंदूज को ऑफिशियल्स भी बनाए इन्होंने, राइट। और उलेमास की कंपनी भी अपने साथ रखते थे, खुद को एक अफगान पीर के रूप में इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सिकंदर लोधी। ये इनके बेटे थे और इन्होंने अपनी थ्रोन को असेंड किया, राइट। और इनका ओरिजिनल नाम था निज़ाम खान। इसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। इन्होंने एक नया अपना मेजरमेंट यूनिट लेके आए, दैट इज़ गजे सिकंदरी। फेमस है काफ़ी, ये बहुत समय तक चलेगा, ये मुगल्स के समय चलेगा। इन्होंने वापस जजिया टैक्स लेके आ गए। इन्होंने सिकंदराबाद शहर इस्टेब्लिश किया है, राइट। इन्होंने बिहार का एरिया कनकर कर लिया, बहुत सारे राजपूत को हराया है पंजाब से बिहार तक, बहुत सारी रोड्स बनाई है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करी है, बट हिंदू टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं और पोएम्स वगैरह भी लिखे। हिंदू टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे, इन्होंने एक फेमस जो ज्वालामुखी का टेम्पल है नागारकोट, इस टेम्पल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो जब टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है तो इन्होंने क्या किया, जो देवी जी की मूर्ति थी उसको मूर्ति को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के जो कसाई खाने में वेट मेजरमेंट के लिए भेज दिया, जो आज के टाइम पे कांगड़ा वाला जो एरिया है उस एरिया की बात चल रही है। उसके बाद इन्होंने पोएम्स लिखी, तो पोएम्स किस नाम से लिखी, गुलरुखी नाम से लिखी है। इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो आगरा में शिफ्ट कर दिया और इनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली बात करेंगे इनकी, तो ही वॉज अ फेमस रूलर, राइट। ही डिड मैनी थिंग्स बट ही वॉज ऑल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स इस्लाम। नेक्स्ट आते हैं इनके बेटे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में देख लेते हैं। इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट रूलर थे और ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोधी। ही वॉज वेरी एरोगेंट, राइट। वी कैन से ही इंसल्टेड नोबल्स। इन्होंने दौलत खान का इंसल्ट किया है, राइट। तो लोगों को पॉइजन देके मार देते थे, सस्पिशंस की नज़र से, ट्रस्ट नहीं था इनके पास। लोधी गार्डन जरूर बनाया इन्होंने, बहुत फेमस है दिल्ली का लोधी गार्डन। उसके बाद जब ये रूल में थे तो देयर वॉज नो ट्रस्ट
between the nobles, like that was in the time period of Bahlul Lodi. So there was constant conflict with the nobles. तो अफगानी नोबल्स जो बाकी थे उनको सर्वेंट्स की जगह तरह ट्रीट करते थे ये, और इसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी होना चालू हो गई। इन्होंने ग्वालियर को कन्क्वेस्ट किया, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से भिड़ गए, राइट, बट डिफीट हो गए और वापस आ गए, तो प्रेस्टीज भी गई, रिसोर्स भी बहुत सारा खत्म हो गया, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, इनके समय इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था दौलत खान से जो गवर्नर थे पंजाब के, और इनके जो चाचा थे आलम खान लोधी, इनसे इनका कन्फ्लिक्ट था। दोनों ने बाबर को इन्वाइट किया, तो बाबर को इन्वाइट किया अटैक करने के लिए। इनके पास 1 लाख सेना थी, तब भी जीत गए। क्यों जीत गए? बिकॉज तुगलकवा वॉर फॉर स्ट्रैटेजी, कैनन्स, बंदूक, बारूद लेके आए और इनको खत्म कर दिया। तो यहाँ तक फिर हुआ अपना 21 अप्रैल को 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और यहाँ से मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो आपने ये तीनों डायनेस्टी के बारे में देख लिया, राइट। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें और भी पढ़नी है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, कौन से लॉरिएट्स हैं, इनकी कौन सी बुक है, ये आपको देखना है। इनके कंटेम्प्रेरी कौन से सूफी मूवमेंट्स हुए, कौन से सूफी सेंट्स हैं। अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है इनके बारे में, इनके टाइम पीरियड के समय। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। जैसे इब्न बतूता, बहलोल लोदी, तक्कावी लोन्स, ये 3 मार्कर है, और उसके बाद कुछ 5 मार्कर, 6 मार्कर और 11 मार्कर 15 मार्कर है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, या तो आप आगे भी डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है। इब्न बतूता की बात करेंगे, तो अगर 2019 के पैटर्न और 2020 दोनों ही पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर करके आपको दिया है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मोरक्को से थे, इन्होंने रहला लिखी हुई है, ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली, ही वॉज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर। ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आपको 10 से 12 शब्दों में, 15 शब्दों में लिखना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहलोल लोदी के ऊपर क्या है। तो बेसिकली ही वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सरहिंद, में आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। बिलीव इन इक्वालिटी, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन का आप देख लीजिए किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, तक्कावी लोन्स क्या है। तो तक्कावी लोन्स के बारे में देख लीजिए, दिस लोन वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, राइट, फॉर एग्रीकल्चर, और 70,000 किलोमीटर में 3 साल तक 70 लाख तंकाज बांटे इन्होंने, और डिपार्टमेंट जो था इनका दीवाने अमीर को ही इसके थ्रू बांटे। तो ये 2 तरीके हो गए लिखने के। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं फोर्ट ऑफ धार। तो भाई फोर्ट ऑफ धार है, इट प्लेज एन वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल। ये जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्ट ऑफ धार। फोर्ट ऑफ धार जो है, इसके अंदर 2 चीज़ें फेमस है। खरबूजा महल, ये पूछा भी जाता है, ये 3 मार्क, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि खरबूजा महल कहाँ पर है। तो खरबूजा महल जो है वो फोर्ट ऑफ धार में इस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। इसके टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो ये 1325 से लेकर 1340 के बीच में इस फोर्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट इज अफगान रूल इन दिल्ली। अगर आता है तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, तो आपको वही लिखना है। आराम से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमेशा ध्यान रखें 3 मार्कर में, अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आपको 3 डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस इसमें अपनी बात रखनी। और ज़रूरी नहीं सारे आंसर प्रेजेंटेशन में रहेंगे, कुछ आपके पैराग्राफ्स में रहेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन में रहेंगे, कुछ पॉइंट वाइज रहेंगे, कुछ डायग्राम बना के आप रख सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, तैमूर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से आप तैमूर का लिख सकते हैं। फाउंडेड तिमुरिड एम्पायर, बिकेम किंग ऑफ समरकंद, इन्वेडेड इंडिया इन 1398, राइट। 1 जनवरी को वापस चले गए थे न्यू ईयर मना के। आगे है ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो इनकी है, वो उसका नाम है मुल्फजत तिमूरी। इंडिया को अपने एस्पिरेशंस के लिए अटैक किया था, तो ये आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। खिज्र खान के बारे में है, खिज्र खान जो थे इन्होंने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, राइट। ही वॉज एन एम्बेसडर, ये भी लिख सकते हैं। तैमूर के एम्बेसडर थे, वो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ मीडियम आंसर जो हैं, जो 5 मार्कर या 6 मार्कर में आते हैं, तो इस बार मैंने 5 मार्कर भी इंक्लूड कर दिए। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अफगानी और टर्किश रूल में डिफरेंस। तो जो टर्किश रूल है उसमें डायनेस्टी के नाम लिख लिया आपने, अफगानी रूल में डायनेस्टी के नाम लिख लिए।
फिर इनका हेरिडिटी सक्सेशन था, वहाँ पर इनका इलेक्टेड नॉमिनेटेड रहता था, जो पावरफुल रहता था वो रहता था। फिर यहाँ पर इक्वल स्टेटस नहीं रहता था जो नोबल्स है उनका और राजा के बीच में, और यहाँ पे सब इक्वली थे। यहाँ पर राजा को प्रिविलेजेस थे, अफगान रूल में कोई बहुत प्रिविलेजेस नहीं थे, और जो कारण भी बना इनके डिक्लाइन का। उसके बाद आर्मी खुद राजा रखते थे, यहाँ पर आर्मी जो थी वो सबकी इंडिविजुअल आर्मी रहती थी, राइट। इन दोनों ही रूल के अंदर सेंट्रल ऑफ पॉलिटी वॉज दिल्ली एंड लेटर ऑन इट बिकेम आगरा। तो ये आप लिख सकते हैं, ये डिफरेंस हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास 2020 के पैटर्न में आएगा तो चीज़ों को शॉर्ट कर लीजिए और शॉर्ट कीवर्ड्स के हिसाब से आंसर को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के कारण क्या क्या है? पहला तो बाबर का आक्रमण, बाबर ने आक्रमण किया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। फिर बाबर ने आक्रमण किया तो है, लेकिन किस तरीके, कौन सी वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी थी? तुगलकुमा वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर ऑटोमन स्टाइल ऑफ गनिंग को ये फॉलो करते थे, राइट। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला है, इन्होंने इस समय इंटीग्रेशन था नहीं, हिंदू रूलर्स थे वो भी नहीं मान रहे थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, राजपूत रूलर्स लड़ते रहते थे, इंडियन मुस्लिम्स लड़ते थे और अफगान लड़ते थे। तो ये है। एक और रीज़न है डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत की 1398 में तैमूर का जब अटैक हुआ तो दिल्ली वैसे ही आधी खत्म हो गई, राइट। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में लिख देंगे आप, तो आपका ये 5 मार्कर का आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसी चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसीज़ की अगर बात करेंगे तो हिज ओरिएंटेशन वॉज टुवर्ड्स मुस्लिम, और इन्होंने मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए सारे काम किए। तो इसमें उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को लूटा है, जाजनगर टेम्पल उड़ीसा का लूटा है, ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा का लूटा है, जजिया टैक्स लगा दिए। सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उन्होंने सारे 24 टाइप के टैक्सेस को हटा के इन्होंने 4 प्रकार के टैक्सेस ले आए। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे तो उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, चारों टाइप के टैक्सेस। तो ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसको 5 नंबर में लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, प्रेजेंटेशन मैंने चेंज कर दिया है, शॉर्ट में मैंने चीज़ें लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जो भी गलती करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको ठीक किया है फिरोज शाह तुगलक ने। आफ्टर द इल फेट एंड डिसीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह टुक वेरियस मेजर्स टू रिफॉर्म इकोनॉमी। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो प्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है, अगर इसको 5 मार्कर में आता है तो प्रेजेंटेशन चेंज कर दीजिए, कम शब्दों में 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आधा पौन पेज में खत्म हो जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग सल्तनत एरा। तो सल्तनत एरा के अंदर आर्किटेक्चर में आप लिख सकते हैं, लिटरेचर के अंदर क्या क्या काम हुए हैं, और उसके अलावा भी और भी क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे हमने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, जो अलग अलग एरिया से डिराइव्ड हुआ है, कहीं की भी ओरिजिनलिटी भी नहीं है और इंडियनाइज किया गया इसको। स्टाइल के अंदर आर्क, डोम, मोर्टार, स्लैब्स, कैलीग्राफी एक्सेट्रा यूज़ की गई है। गार्डन बनाए हैं, पिलर्स बनाए हैं, मॉस्क बनाए हैं, टॉम्स बनाए हैं, गेट्स बनाए हैं, फोर्ट्स बनाए हैं, सिटी बना दिए। तो आप इस जैसे एग्जाम्पल हो गया कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, सिरी सिटी बनाई गई थी कुतुब मीनार के पास, बलबन का मकबरा, लोधी गार्डन, तुगलकाबाद, ये सब चीज़ें आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ है, तो लिटरेचर जो इसमें बुक्स के नाम भी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद भक्ति सूफी डेवलपमेंट हुआ, तो लिबरेशन की तरफ डेवलपमेंट हुआ, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ बैलेंस की कोशिश की गई है। ऑर्नामेंट्स, कपड़े, जैकेट्स, बूट्स, पर्दा सिस्टम, टोपी, कुल्हा, डोमिनेंस ऑफ मेल, चेंज इन ईटिंग पैटर्न, कल्चरल के अंदर चेंजेस ये आए थे कि मिक्स्ड कल्चर का डेवलपमेंट चालू हो गया था। इंडियन मुस्लिम एक नया सेगमेंट चालू हो गया था। तो ये आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, और इसी को शॉर्ट में आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो ये आपका वही आंसर है। कीवर्ड्स ज़्यादा रहेंगे, इसमें ग्रामर एकदम हमने कम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 15 मार्कर या 11 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 3 से 4 पेज का क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगर 15 मार्कर में है तो मैंने इसको समराइज करने की कोशिश करी है, देख लीजिए। तो सबसे पहले पॉलिसीज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? ही वॉज द मोस्ट एनालाइज किंग, ही वॉज द मोस्ट लर्नड किंग, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम बट टाइम वॉज नॉट इन हिज फेवर। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव और कैंपेन्स, और ये पॉलिसी थी क्या, इसके रीज़न क्या है, और फेल क्यों हुए। तो ये हमने पॉइंट सारे लिख दिए। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन वाज इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर हमें पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना है तो वी मस्ट टेल द रीजन फॉर द फेलियर। तो इसका कंसिक्वेंस भी बताना है हमको और फेलियर भी बताना है हमको कि क्यों फेल हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा 1 बाय 1 वीडियो पॉज करके।
जैसे आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये सारी इनके पॉलिसीज़ हैं, और ये पॉलिसीज़ के बारे में फिर रीज़न फॉर फेलियर है, जैसे नोबल का सपोर्ट नहीं होना, ही वॉज वेरी जेनरस, तो दान देते थे लोगों को, तो सबको माफ़ी देना चालू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, प्रोग्रेसिव इनकी सोच है लेकिन सोसाइटी की सोच नहीं है, तो ये सब रीज़न थे। इसी को हमने शॉर्ट में अगर करने की बात करेंगे 11 मार्कर में, तो 2 पेज के अंदर ही हमने, तो प्रेजेंटेशन देखिए, एक तो ये वाला प्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और वो वाला प्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा लगेगा वैसा यूज़ करिए। एमपीपीएससी में अपने तरीके इवॉल्व करिए आप, राइट। बस कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, कीवर्ड्स वैसे होने चाहिए, वर्ड लिमिट उतनी ही होनी चाहिए, थोड़ी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए कि भाई आपका पड़ोसी पढ़ सके। पड़ोसी मतलब एग्ज़ाम में जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहा है वो नहीं, आपका दोस्त आपकी राइटिंग समझ सके। और कुल मिला के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बढ़िया हो, सही सही शब्दों का प्रयोग हो, अंडरलाइन कीवर्ड्स बढ़िया हो, तो आपका आंसर बढ़िया रहेगा। विद इन टाइम लिमिट आप इसको प्रिपेयर करें। तो ये कुछ ये हो गया है, और ये मैंने वही रीजंस जो है वो आखिरी में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अब ये पूरा जो सारे आंसर्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो अगर आपको कुछ पढ़ना है इसको, तो आप इसके स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये सारे आंसर्स मैंने एक साथ लिख दिए कि कैसे आपका पेज, एक पेज के अंदर ये 3 मार्कर या कैसे दिखेंगे आंसर्स। तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ये देख लीजिए। ये आपके 6 मार्कर कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, 5 मार्कर्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विजयनगरा एम्पायर, बहामनी किंगडम के बारे में, और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा अगला, दैट इज मुगल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, राइट। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और जो भी आपको लगेगा, ये मेरा ग्रुप है, हमारा ग्रुप है ये achievers_MPPSC, सारे प्लेटफॉर्म्स में है ये, जो प्लेटफॉर्म मेंशन है, तो इसमें आप ऐड हो सकते हैं। मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो भी क्वेरी आप इसमें, बिल्कुल सजेशंस भी अलाउ रिक्वेस्टेड है, और क्वेरी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।